हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। बच्चों, ये जो पाठ है ना, इसमें लेखक अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने किस तरह से पुस्तकालय की यानी इस लाइब्रेरी की पहली बुक से लेकर एक बड़ा पुस्तकालय तैयार किया। ठीक है, उन्हें कैसे पुस्तकों को पढ़ने का शौक जगा और फिर किस तरह से वो उन किताबों को इकट्ठा करते चले गए। ठीक है, उन्होंने अपनी पहली पुस्तक जो है वो किन परिस्थितियों में खरीदी, वो भी उन्होंने बताया है। और उसके बाद एक बार जब उनको कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुई, मतलब उनको एक साथ 3 हार्ट अटैक आ गए थे। मतलब उनकी हालत बिल्कुल मरणासन्न थी, वो मृत्यु के बहुत करीब थे। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन वगैरह कराने से पहले और उसके बाद भी वो अपने पुस्तकालय में ही रहना चाह रहे थे। उन्होंने ये निश्चय या फिर ये फैसला क्यों किया, ये सब कुछ हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आओ फिर शुरू करते हैं। जुलाई 1989, 1989। तो बच्चों, ये जब की बात है तब 1989, 1989 का जुलाई का महीना था। ठीक है, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। यानी लेखक के साथ ऐसा कुछ तो हुआ था कि बचने की अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। 3 3 जबरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक। एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे। पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। तो बच्चों, हुआ क्या था कि उनको हार्ट अटैक आए थे, वो भी 3 हार्ट अटैक। ठीक है, एक के बाद एक, यानी बहुत कम समय के अंदर ही एक के बाद एक उनको 3 बार हार्ट अटैक आए थे। और उनमें से एक हार्ट अटैक इतना जबरदस्त था, इतना स्ट्रांग था, इतना तेज था या इतना जानलेवा था, जो भी कहो, कि उनकी नब्ज बंद, नब्ज मतलब नाड़ी, जो पल्स होती है वो बंद हो चुकी, सांसें बंद हो चुकी और उनकी धड़कन भी बंद हो चुकी थी। तो डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया था कि भाई इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब प्राण नहीं रहे। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से मृत घोषित कर दिया था। लेकिन उनमें से एक डॉक्टर बोर्जेस थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने क्या किया, देखो, उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक्स दिए। ठीक है, क्या क्या उन्होंने उन्होंने शॉक्स मतलब बिजली के झटके। उन्होंने 900 वोल्ट्स के उनको बिजली के झटके दिए। ये क्यों दिए जाते हैं? देखो बच्चों, जब दिल यानी जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उससे संबंधित इस तरह की दिक्कत आती है, तो इस तरह के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो दिल की जो असामान्य या फिर ये जो खतरनाक धड़कन है, जो रुक गई है या रुक रुक के चल रही है, इनको एक बार रोक करके दोबारा से सामान्य लय में, मतलब दोबारा से उसको स्टार्ट करने की कोशिश करी जाती है, ताकि जीवन को बचाया जा सके। मतलब यूं समझो कि रीसेट करना एक तरीके से। ठीक है, अब भयानक प्रयोग, ये भयानक प्रयोग था कि इतने तेज 900 वोल्ट्स के उनको झटके दिए गए, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। लेकिन वे बोले, कौन? जो डॉक्टर बोर्जेस है, वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा। पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। तो बच्चों, जो डॉक्टर बोर्जेस हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, उन्होंने अपना साहस बनाए रखा, उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपने तो इनको मृत घोषित कर दिया है ना, तो अब ये सिर्फ एक मृत शरीर है, तो हम ये प्रयोग करके देखते हैं। अगर ये वाकई में मृत हैं तो इनको दर्द तो महसूस होगा ही नहीं। लेकिन अगर जरा भी इनमें प्राण शेष हैं, एक कण भी, मतलब अगर 1%, 0.1% भी चांस है, तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। हार्ट रिवाइव करना का मतलब है कि उसका फंक्शन दोबारा से, उसकी जो कार्य प्रणाली है वो दोबारा से बेहतर की जा सकती है, या यूं समझो कि हृदय को फिर से जीवित किया जा सकता है। तो उनकी जो ये सोच थी, उससे क्या हुआ, देखो, प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, केवल 40% बचा।
उसमें भी 3 अवरोध यानी ब्लॉकेज हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद ना रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। तो बच्चों, ऐसा करने से उनके प्राण तो लौटे, वो बच तो गए, लेकिन इस प्रयोग में, इस एक्सपेरिमेंट में उनका जो हार्ट है उसका 60% मतलब 60% उनका जो हार्ट है वो हमेशा के लिए नष्ट हो गया, मतलब हमेशा के लिए वो खत्म हो गया, एक तरीके से समझो। ठीक है, सिर्फ 40%, सिर्फ 40% बचा। और उस पर भी 3 ब्लॉकेज, अवरोध या फिर ब्लॉकेज हैं। अब ये ब्लॉकेज क्या है? देखो, नसों में ब्लॉकेज हो जाती है। जो नस ब्लड लेकर जा रही है ना, वहां पर को ब्लॉकेज हो जाती है, तो ब्लड जो है वो ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, हार्ट तक ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और इस वजह से फिर से हार्ट अटैक का खतरा रहता है। ठीक है, तो अब इसे ठीक कैसे किया जाए? सिर्फ एक ही तरीका है, ओपन हार्ट सर्जरी। ठीक है, ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, लेकिन सर्जन हिचक रहे हैं। सर्जन कौन है? जो सर्जरी करते हैं। ठीक है, और वो क्यों हिचक रहे? क्योंकि उनका सोचना है कि सिर्फ 40% हार्ट बचा है, और अगर सर्जरी के बाद वो रिवाइव ना हुआ तो, मतलब वो ठीक से फंक्शन नहीं करा उसने, या वो सारा उनका जो किया धरा है वो फेल हो गया, तो इस वो टेंशन में थे। तो उसके बाद ये तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों से, विशेषज्ञ मतलब किसी विषय को अच्छी तरह से समझने वाले, और यहाँ पर कौन है? जो हार्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि अन्य विशेषज्ञों की भी राय ले ली जाए। उनकी राय लेने के बाद ही ऑपरेशन की सोचेंगे, और तब तक लेखक को घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करने की सलाह दी। विश्राम मतलब आराम करने की उनको सलाह दी गई। बहरहाल, ऐसे अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। वहीं लिटा दिया गया मुझे। चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े पड़े दो ही चीजें देखता। तो बच्चों, जैसा कि सर्जरी में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो उनको घर भेज दिया गया। ठीक है, तो बहरहाल मतलब फिलहाल ऐसी अर्ध मृत्यु, अर्ध मृत्यु मतलब अधमरा या आधी मृत्यु, है ना। अब इसको अर्ध मृत्यु क्यों कहा है? देखो, जैसा कि उनका 60% जो हार्ट है वो डेड हो चुका है, और सिर्फ 40% हार्ट ही है जो काम कर रहा है, और उस पे भी ब्लॉकेज है, वो भी 3 है ना। और सर्जरी होनी है, लेकिन वो भी बहुत रिस्की है ना। अब उनको हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलना है, तो ये अर्ध मृत्यु ही तो है। तो इस हालत में उनको घर लाया जाता है, लेकिन उनकी जिद है कि वो बेडरूम में नहीं बल्कि अपने किताबों वाले कमरे में ही रहेंगे। उनको वहीं लिटा दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनका चलना, बोलना और पढ़ना सब कुछ बंद है, सब कुछ मना है। ठीक है, अब दिन भर पड़े पड़े वो सिर्फ दो ही चीजें देखते हैं। क्या क्या? इधर देखो बच्चों, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, यह लेखक अपने बेड पर पड़े हुए, ये उनकी लाइब्रेरी, उनकी अलमीरा में किताबें भरी हुई है ना, और यहाँ पर एक खिड़की है जिसके बाहर से कुछ दिख रहा है ना, एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे थे, दिन भर पड़े पड़े दो ही चीजें देखता रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। तो बच्चों, वो अपनी लाइब्रेरी में, वो अपनी किताबों वाले कमरे में लेटे हुए हैं। ठीक है, वहां पर वो सिर्फ दो ही चीजें देख रहे हैं। क्या? उनकी बाईं ओर एक खिड़की है जहां एक सुपारी का पेड़ है, जैसा कि अभी हमने उस चित्र में देखा था। ठीक है, तो उस सुपारी के पेड़ के जो झालरदार पत्ते हैं वो हवा से हिल रहे हैं। या तो वो उसे देखे रहते थे, या फिर कमरे के अंदर चारों ओर फैली हुई किताबें और फर्श से लेकर छत तक ऊंची अलमारियां थी, और उन अलमारियों में ठसाठस भरी किताबें। अब ठसाठस का मतलब होता है ठूस ठूस कर भरी हुई,
ठूस ठूस कर मतलब जबरदस्ती डाली हुई जगह नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसको डाला गया है। ठीक है। बचपन में परी कथाओं यानी फेयरी टेल्स में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं, तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं। वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। बरस मतलब वर्ष। ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसा कि बचपन में अपनी परी कथाओं यानी फेयरी टेल्स में मैंने पढ़ा था कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं बल्कि तोते में होते हैं, वैसे ही आज ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण मेरे शरीर से तो निकल ही चुके हैं, वो इन हजारों किताबों में। ठीक है। जो उन्होंने पिछले 40-50 बरस यानी 40-50 वर्षों से धीरे धीरे इकट्ठा करी थी, उन किताबों में उनके प्राण बसे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा था। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जागा। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि कैसे जमा हुई ये किताबें, मेरे पास कैसे जमा हुई, और संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इन किताबों को इकट्ठा करने की शुरुआत कैसे हुई, ये कथा बाद में सुनाऊंगा। ये सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले वो ये बताना जरूरी समझते हैं कि उनको किताबें पढ़ने का और सहेजने का मतलब होता है किसी चीज को संभाल कर रखना। ठीक है। तो इसका शौक उनको कैसे जगा, पहले वो ये बताना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनके बचपन की बात है कि उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन जो था वो अपने पूरे जोर शोर पर था, और उनके पिताजी आर्य समाज रानी मंडी, ये जगह का नाम है, वहां के प्रधान थे। ठीक है। और उनकी जो माताजी थी वो स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक पाठशाला की स्थापना करी थी। किस पाठशाला की? आदर्श कन्या पाठशाला। पाठशाला मतलब स्कूल। ठीक है। उसकी उन्होंने स्थापना करी थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि उनके पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, और जब वहां पर बर्मा रोड बनी होगी ना, उस समय उन्होंने अच्छी खासी कमाई करी थी, मतलब उन्होंने काफी धन अर्जित किया था, अच्छा खासा रुपया कमाया था। मगर उनके जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर, आह्वान का मतलब होता है बुलाना या पुकार। ठीक है। देखो, उस समय आंदोलन चल रहे थे कई तरह के, तो उनमें से एक आंदोलन ये भी था कि सभी सरकारी नौकरियां जो अंग्रेज सरकार ने नौकरी दी है उन सबको छोड़ दिया जाए। ठीक है। तो उस आह्वान में, गांधी जी के उस आह्वान में, उन्होंने भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। आर्थिक कष्ट का मतलब होता है रुपये पैसे से संबंधित परेशानियां। फिर भी घर में नियमित मतलब हर रोज पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी, और दो बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। तो बच्चों, जैसा कि लेखक बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी छूट जाने के कारण उन लोगों को रुपये पैसे संबंधी काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था। फिर भी उनके घर पर नियमित यानी रेगुलर या फिर हर रोज ही, ठीक है, कुछ पत्र पत्रिकाएं आती थी, जिसमें आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती और गृहिणी, ये किताबें तो आती ही थी। इसके अलावा दो बाल पत्रिकाएं, मतलब जो बच्चों की किताबें होती हैं, वो आती थी खास लेखक के लिए जब वो छोटे बच्चे थे। कौन कौन सी? बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों,
राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। तो उन किताबों में इन सब की परियों, राजकुमारों, दानवों, दानव मतलब राक्षसों, और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र मतलब इमेजेस, ठीक है, वो सब कुछ उसमें होते थे। मुझे पढ़ने की चाट लग गई। चाट का मतलब होता है आदत या फिर लत, ठीक है। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी। तो बच्चों, जैसा कि लेखक बता रहे हैं कि ये सब किताबें आती थी और दो किताबें उनके लिए आती थी, तो उनको किताबें पढ़ने की एक तरीके से लत लग गई थी। तो वो अपनी किताबों को तो पढ़ते ही, हर समय पढ़ते, खाते समय और हर समय पढ़ते, लेकिन उसके अलावा वो सरस्वती और आर्यमित्र इस तरह की किताबों को पढ़ने की कोशिश करते इसलिए लिखा है क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। घर में बाकी पुस्तकें, इसके अलावा भी घर में कुछ किताबें पहले से ही थी। उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश। कौन कौन सी? देखो, उपनिषदें मतलब जो उपनिषद होते हैं, और उपनिषद क्या होते हैं? जो हमारे प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ हैं, और उनके हिंदी अनुवाद, उनका देखो ये तो संस्कृत में है, तो उनका जो हिंदी अनुवाद था वो सत्यार्थ प्रकाश इस नाम से है, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मजा आता था। तो वो कह रहे हैं कि अपनी किताबों के अलावा वो सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़ा करते थे। उसमें खंडन मंडन वाले अध्याय, बच्चों, खंडन मंडन का मतलब होता है किसी बात या फिर सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर विचार करना, मतलब तोड़ना और जोड़ना। देखो, किसी बात का पक्ष और विपक्ष दोनों रखना। तो इस तरह के अध्याय जो है वो उनको पूरी तरह से समझ तो नहीं आते थे, लेकिन उनको पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। बच्चों, उनकी जो प्रिय पुस्तक मतलब उनकी जो पसंदीदा बुक या फेवरेट बुक थी वो स्वामी दयानंद की एक जीवनी थी, ठीक है, जो कि रोचक शैली में, रोचक मतलब मजेदार, और शैली में मतलब मजेदार भाषा में या मजेदार तरीके से जो लिखी हुई थी, और उसमें कई सारे चित्र थे। अनेक चित्रों से सुसज्जित मतलब अनेक चित्रों से सजी हुई, उसमें कई सारे चित्र भी थे। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस। बच्चों, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय, और पाखंडों का मतलब होता है जो दिखावा या फिर ढकोसला होता है। तो तत्कालीन पाखंड का मतलब हो गया उस समय जो ढकोसले, जो दिखावापन, ये सब कुछ चल रहा था, उसके विरुद्ध। अदम्य का मतलब होता है जिसे दबाया ना जा सके, ठीक है, पूरे जो अपनी आवाज उठाता हो। अदम्य साहस, अपने पूरे साहस से, अपनी पूरी हिम्मत से दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कौन? स्वामी दयानंद जी, ठीक है। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। बच्चों, उनकी जो बुक थी उसको पढ़ करके उनके जीवन की कई सारी ऐसी रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक कह रहे हैं कि जो कि उनको बहुत प्रभावित करती थी। प्रभावित करना मतलब असर डालना, ठीक है। वो सब घटनाएं उनके अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में उनके असर डालती थी। और वो क्या क्या थी? देखो, चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना, और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना, और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। यह सब मेरे बालमन को बहुत रोमांचित करता। जब इस सब से थक जाता, तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। तो लेखक यहाँ पर उन घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। देखो, क्या क्या है? एक तो चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर ये मान लेना कि भाई प्रतिमाएं मतलब जो मूर्तियां हैं वो भगवान नहीं होती।
और घर छोड़कर भाग जाना। उसके अलावा तमाम तीर्थों में, जो तीर्थ स्थान होते हैं, और जंगलों में, गुफाओं में, हिम शिखर यानी जो हिमालयी क्षेत्र हैं, वहाँ साधुओं के बीच में घूमना और हर जगह इस चीज़ की तलाश करना, इसे ढूंढना कि भाई भगवान क्या है, सत्य क्या है। और उसके अलावा जो समाज विरोधी या फिर जो मनुष्य विरोधी मूल्य हैं और जो रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ियाँ मतलब प्रथाएं, ठीक है, उनका खंडन करना। खंडन करना का मतलब होता है विरोध करना, उनको खंडित करना, उनका विरोध करना कि भाई ये गलत है, गलत को गलत कहना, ठीक है। और अंत में और लास्ट में जो उनसे हार जाते थे, मतलब वो अपनी बातों से जिनको हरा देते थे, जो जिनको परास्त करते थे, उनको भी माफ कर देना और सहारा देना। ये सब बातें उनके बाल मन को, बाल मन का मतलब होता है बच्चे का मन, यानी बच्चे का कोमल हृदय। तो वो बच्चे थे ना, तो उनके उस समय उनके मन को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रोमांचित करती थी। और जब वो इस सब को पढ़ के थक जाते थे, तो दोबारा से अपनी बाल सखा और चमचम, उसकी पहले से कई बार पढ़ी हुई कथाएं यानी कहानियों को वो दोबारा पढ़ने लग जाते थे, ठीक है। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। तो बच्चों, जैसा कि आपकी, मेरी, हम सबकी मदर बड़ी परेशान रहती हैं कि भाई फालतू चीज़ों में ध्यान मत दो, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई करो, है ना। वैसा ही लेखक के साथ भी होता था। उनकी माँ परेशान रहती थी, चिंतित रहती थी कि भाई ये पढ़ता तो है नहीं, स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता, तो ये पास कैसे होगा, है ना। और ये सोचकर भी परेशान रहती थी कि ये साधु वगैरह की, इस तरह की किताबें ये ज़्यादा पढ़ता है, कहीं खुद भी साधु वगैरह बन गया और घर से भाग गया तो फिर क्या होगा। लेकिन लेखक के पिताजी कहते थे कि जीवन में यही पढ़ाई इसके काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। लेखक कह रहे हैं कि उनको शुरू में स्कूल नहीं भेजा गया, उनके क्लास 2 तक की, सेकंड क्लास तक की पढ़ाई घर पर ही हुई। उसके लिए घर पर ही टीचर बुलाए गए थे, ठीक है, घर पर ही टीचर रखे गए थे, क्योंकि उनके पिताजी को लगता था कि नासमझ उम्र में, नासमझ मतलब उतनी छोटी उम्र में जब समझ नहीं होती है, तब गलत संगति में पढ़कर, गलत लोगों के साथ, गलत सोच वाले बच्चों के साथ रहकर मैं कहीं गाली गलौज वगैरह ना सीख लूं और बुरे संस्कार ग्रहण ना कर लूं। बुरे संस्कार मतलब गलत आदतें, ठीक है, गलत बातें, गलत आदतें, और ग्रहण करना मतलब सीख लेना। कहीं मैं ऐसी चीज़ें ना सीखूं, इसलिए उनको क्लास 2 तक का, सेकंड क्लास तक का घर पर पढ़ाया गया। और उनका नाम कब लिखाया, जब तीसरे दर्जे में, यानी दर्जा मतलब क्लास, जब उनको क्लास 3 में एडमिशन कराना था, ठीक है, भर्ती हुआ मतलब एडमिशन उनको कराया गया क्लास 3 में। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान, ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। तो बच्चों, एक दिन शाम का समय था जब लेखक को उनके पिताजी उंगली पकड़कर घुमाने के लिए ले गए और लोकनाथ की दुकान में उनको अनार का शरबत, जो कि उस समय मिट्टी के कुल्हड़ पे दिया होगा, है ना, उसमें मिलता होगा, उसमें उनको अनार का जूस पिलाया और उनके सिर पर हाथ रखकर बोले कि भाई वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें, मतलब आपके सिलेबस की जो बुक्स हैं, आपकी स्कूल की जो किताबें हैं, उनको भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे और माँ की चिंता मिटाओगे।
उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे। अतः स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि इसके बाद उनका आशीर्वाद था, उनके पिताजी का आशीर्वाद था या फिर लेखक की जी तोड़ मेहनत, परिश्रम मतलब मेहनत, कि तीसरे और चौथे क्लास में, थर्ड और फोर्थ में तो वो अच्छे नंबर लाए ही, साथ ही फिफ्थ क्लास में वो फर्स्ट आए। तो उनकी माँ खुशी से आंसू आंखों में भरकर उनको गले लगाती है और पिताजी सिर्फ मुस्कुराते हैं, बोलते कुछ नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में लेखक के सबसे ज्यादा नंबर थे। तो उनको इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिलती हैं, जिसमें से एक किताब में 2 छोटे बच्चे वो घोंसलों की खोज में, खोज मतलब तलाश में, बागों और कुंजों में, बाग और कुंज मतलब गार्डन, बगीचा या उपवन, कुछ भी समझ लो, ठीक है। वो हर बगीचे में, हर गार्डन में जाते हैं, किस चीज की तलाश में? घोंसले की तलाश में। और इसी बहाने, इस वजह से उनको पक्षियों की जातियों के बारे में, कितने प्रकार के पक्षी होते हैं, उनकी बोलियां क्या हैं, यानी पक्षियों का बोलना, उनकी भाषा, और पक्षियों की आदतों के बारे में जानकारी मिलती थी। और दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी कि जहाज कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह का माल लाद कर लाते हैं, कौन कौन सा माल मतलब क्या क्या सामान उसमें लद कर, उसमें ढो करके ले जाया जाता है, और कहाँ से लाते हैं, और ये जहाज जो है वो सामान वगैरह कहाँ से लाते हैं। उसके अलावा कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। तो बच्चों, उस बुक में क्या क्या था, ट्रस्टी द रग, इस बुक में क्या क्या था कि भाई जो पानी के जहाज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो सामान कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ ले जाते हैं, और जो नाविक है, नाविक मतलब जो नाव चलाने वाले होते हैं, ठीक है, वो उनकी जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं। द्वीप का मतलब क्या होता है, पता है ना? टापू, यानी वो जगह, भूमि का ऊपर उठा हुआ वो हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे द्वीप कहते हैं, है ना? तो समुद्र में कहाँ व्हेल मछली होती है और कहाँ शार्क होती है, ये सारी जानकारी उस किताब में थी, ठीक है। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया, पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। तो बच्चों, इन 2 किताबों ने, अभी तक क्या था, वो कहानी की किताबें पढ़ते थे, है ना? अब अब उनके सामने, लेखक के सामने, पक्षियों से भरा आकाश था और रहस्यों से भरा हुआ समुद्र था। इस तरह से उनके लिए नई दुनिया का द्वार खुल चुका था। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। बच्चों, उसके बाद क्या हुआ कि लेखक के पिताजी ने एक अलमारी में से एक खाना, खाने का मतलब है एक शेल्फ, ठीक है, उस अलमीरा का एक शेल्फ, वहां पर से अपनी चीजें हटाई और उनसे कहा, लेखक से कहा, आज से ये शेल्फ जो है तुम्हारा, और इसमें तुम अपनी किताबें रखो। खाना मतलब शेल्फ, ठीक है, अलमीरा का एक शेल्फ, एक हिस्सा, और ये आज से तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। तो इस तरह से उनकी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई, ठीक है, उनकी अपनी लाइब्रेरी की। और उनकी जो अपनी खुद की पहली किताबें कौन सी थी, जो उनको इनाम में मिली थी, वो 2 किताबें, ठीक है।
यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बंबई आया, संपादन किया। उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। तो इस तरह से लेखक बता रहे हैं कि इस तरह से एक बच्चे की लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। बच्चा किशोर हुआ, मतलब बच्चा बड़ा हुआ, किशोरावस्था में पहुंचा, तो स्कूल से वो कॉलेज पहुंचा, उसके बाद कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल करी और यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य, अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है, अध्ययन करना, पढ़ना और अध्यापन करना, पढ़ाना। तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद अध्यापन कार्य छोड़ करके वो इलाहाबाद से बंबई आ गए और संपादन किया। बच्चों, बंबई आकर के उन्होंने संपादन का कार्य शुरू किया, ठीक है। और इस तरह से उनकी लाइब्रेरी बनी या बढ़ती गई, ठीक है, उनकी लाइब्रेरी आगे को बढ़ती चली गई। अब आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव था। तो वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, किताबें पढ़ने का शौक तो समझ आ गया, लेकिन अब आप ये पूछ सकते हो कि भाई किताबें इकट्ठा करने की सनक, सनक मतलब ये जो पागलपन है, ठीक है, वो क्यों सवार हुआ? अब इसका वो कारण बता रहे हैं कि ये भी बचपन का ही एक अनुभव था। हुआ क्या था, देखो। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो हैं ही। लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी। वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियां, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियां। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी, यह तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। तो बच्चों, अब लेखक बता रहे हैं कि अपनी लाइब्रेरी बनाने का जो ये सनक यानी पागलपन है, वो कैसे सवार हुआ, बचपन का क्या अनुभव था। देखो, इलाहाबाद जो है वो भारत के प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध यानी जाने माने शिक्षा केंद्रों में से एक है, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया द्वारा वहां पर को एक पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित की गई थी। उसके अलावा महामना मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी वहां पर एक लाइब्रेरी स्थापित करी थी जिसका नाम भारती भवन था। उसके अलावा विश्वविद्यालय यानी जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी लाइब्रेरी, और जो अलग अलग कॉलेज है उनकी अलग अलग लाइब्रेरियां, और हर मोहल्ले की एक अलग लाइब्रेरी। उसके अलावा जैसा कि वहाँ हाई कोर्ट भी था, तो वकीलों के लिए अलग लाइब्रेरी, अध्यापकों के लिए अलग लाइब्रेरी, इतनी लाइब्रेरियां थी। तो वो कह रहे हैं कि अपनी लाइब्रेरी वैसी होगी, मेरी भी वैसी अपनी एक खुद की लाइब्रेरी होगी, ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर उनके मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हरि भवन। तो स्कूल से जैसे ही उनको छुट्टी मिलती थी, वो वहां जाकर जम जाते थे, मतलब सीधा उस लाइब्रेरी में जाते थे। ये कब की बात हो रही है? जब वो स्कूल पढ़ते थे, यानी जब वो छोटे बच्चे थे, ठीक है। पिता दिवंगत हो चुके थे। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। तो बच्चों, उनके पिता दिवंगत हो चुके, मतलब उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था। देखो कि वो वहां पर को रुपए जमा करें और बुक जो है वो अपने घर के लिए ले आए, ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं रही होगी। इसलिए वो क्या करते थे ना, वहीं पर बैठ करके किताबें पढ़ा करते थे। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य, विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे। वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से।
तो जैसा कि लेखक बता रहे हैं कि उस समय जो भी हिंदी साहित्य के उपन्यास थे उनके खूब अनुवाद हो रहे थे। मतलब अलग अलग भाषा के जो उपन्यास थे उनका हिंदी में अनुवाद और हिंदी के उपन्यासों का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद जोर शोर से हो रहा था। ठीक है, मुझे उन अनुदित अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किए हुए उपन्यासों को पढ़कर उनको बहुत सुख मिलता था, उनको बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। और उनके मोहल्ले का जो वो लाइब्रेरी थी, कौन सी, हरिभवन, उसमें बहुत सारे उपन्यास भी थे और वहीं उनका परिचय हुआ। मतलब वहीं पर उन्होंने पढ़ी क्या, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ। ठीक है, उसके अलावा टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, हंचबैक ऑफ नात्रेदाम, गोरकी की मदर, अलेक्जेंडर कुप्रिन का गाड़ी वालों का कटरा, यामा द पिट, और सबसे मनोरंजक सरवा रीस का विचित्र वीर यानी डान क्विक्सोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि उनके मोहल्ले की जो लाइब्रेरी थी हरिभवन, वहीं पर उन्होंने इन सारे लेखकों की इन उपन्यासों को वहीं पर पढ़े थे, वो भी हिंदी में। ठीक है, इनका जब हिंदी में अनुवाद हुआ, ये अलग अलग भाषा में है, ठीक है, इनका जब हिंदी में अनुवाद हुआ, हिंदी के माध्यम से सारे कथा पात्रों से मुलाकात करना, मतलब उन्होंने ये सब हिंदी में अनुवाद होने के बाद पढ़े थे और उनको ये सब कुछ बहुत ही आकर्षक लगता था। वो लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाते थे और जो वहाँ के लाइब्रेरियन थे शुक्ल जी, जब वो कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तो बड़ी ही अनिच्छा से, अनिच्छा मतलब जब मन नहीं हो रहा और कुछ काम जबरदस्ती करना पड़े, ठीक है, उनकी कोई उपन्यास अधूरी छूट जाती थी तो उनके मन में कसक होती थी। कसक मतलब मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था, जैसे मन में पीड़ा होना, ठीक है, बुरा लगना जिसे कह सकते हैं। उनको लगता था कि यार मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं मेंबर बन जाता और बुक ही इशू करा लेता या फिर इस बुक को खरीद पाता, घर ले जाता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता। तो इस तरह का उनके मन में ख्याल आता था, उनको बुरा लगता था, लेकिन वो भी जानते थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो बुक को खरीद सके। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था और उनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ा कमजोर थी। ठीक है, पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था, अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि उनके पिताजी का जब देहावसान मतलब उनकी जब मृत्यु हो गई थी, उनका जब देहांत हो गया था, तो उसके बाद आर्थिक संकट, संकट मतलब परेशानी, ठीक है, आर्थिक संकट, रुपये पैसे से संबंधित जो कठिनाइयां हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनको स्कूल की फीस जुटाना तक मुश्किल हो रहा था। स्कूल में फीस जमा करना तक एक मुश्किल काम हो गया था और ऐसे में अपनी शौक की किताबें खरीदना ये तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपये सत्र के आरंभ में मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्यपुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उनमें आने वाले नए लेकिन उसे विपन्न छात्र खरीद लेते। इसी तरह काम चलता।
तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि उस समय एक ऐसी ट्रस्ट थी जो योग्य योग्य मतलब जो पढ़ने में होशियार हैं लेकिन असहाय हैं। असहाय का मतलब होता है बेसहारा, जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे योग्य और बेसहारा छात्रों की पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए उनको उस ट्रस्ट से सत्र के आरंभ में, मतलब जब वो सत्र शुरू होने वाला होता है, जब नई क्लास शुरू होने वाली होती है, ठीक है, उसकी शुरुआत में ही कुछ रुपये मिला करते थे और उनसे ही लेखक अपनी जो प्रमुख पाठ्य पुस्तकें, मतलब जो मेन कोर्स बुक थी, उनको वो सेकंड हैंड खरीदते थे। नई किताबें वो तब भी नहीं खरीद पाते थे और जो बाकी किताबें होती थी उनको वो अपने सहपाठियों, मतलब अपने जो क्लासमेट्स होते हैं, उनसे लेकर पढ़ते थे और साथ में नोट्स भी बना लिया करते थे। ठीक है, और उन दिनों क्या होता था कि एग्जाम खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो अपनी पुरानी किताबों को आधे दामों में बेच देते थे। देखो, कई सारी ऐसी दुकानें होती थी जो किताबों को आधे दामों में खरीद लेती थी और जो नए बच्चे होते थे वो सेम किताबों को आधे दामों में उसी दुकान से खरीद लिया करते थे। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत कमीशन दुकान वाले को मिल जाता होगा। तो यही वो बता रहे हैं कि उस समय जो छात्र हैं वो अपनी किताबें आधे दामों में बेच देते थे और जो नए छात्र आते थे, नए और वो विपन्न होते थे। विपन्न का मतलब होता है जो गरीब होते हैं। ठीक है, गरीब छात्र जो होते थे वो उन किताबों को सेकंड हैंड खरीद लेते थे। इसी तरह से उस समय काम चलता था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्यपुस्तकें खरीदकर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था, न्यू थिएटर्स वाला। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के। तो बच्चों, इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी लेखक कह रहे हैं उन्होंने अपने जीवन की जो पहली साहित्यिक पुस्तक थी वो अपने पैसों से कैसे खरीदी, वो उनको आज भी याद है। देखो, उन्होंने आज तक अपने स्कूल की किताबें तो खरीदी थी, लेकिन साहित्यिक पुस्तक, पहली साहित्यिक पुस्तक वो अपने पैसों से कैसे खरीदी, ये वो बता रहे हैं। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, उन्होंने 12th पास किया होगा, है ना, और अपनी पुरानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, अपनी जो पुरानी बुक्स हैं, उनको हमेशा की तरह वो बेच रहे होंगे, आधे दामों में बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने के लिए वो जो उनकी सेकंड हैंड वाली बुक शॉप थी ना, वो वहां गए होंगे। तो फिर क्या हुआ कि इस बार जब उन्होंने पुरानी किताबें बेची और नई किताबें खरीदी, तो पता नहीं कैसे 2 रुपये बच गए थे। और बार हो सकता है सारे रुपये लग जाते हों। तो वहीं पर को सामने एक सिनेमा घर था। बच्चों, सिनेमा घर समझ रहे हो ना, सिनेमा हॉल, जहां आप मूवी देखने के लिए जाते हो। और वहां पर एक मूवी लगी थी जिसका नाम था देवदास, न्यू थिएटर्स वाला। बहुत चर्चा थी उसकी। इसका मतलब है कि इसे न्यू थिएटर्स ने ही बनाया था। ठीक है, और ये न्यू थिएटर्स क्या है, ये एक प्रोडक्शन हाउस है, इसलिए ये लिखा हुआ है। और बहुत चर्चा थी उसकी, किसकी, उस मूवी की। देखो, वो जो मूवी थी ना, वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी और वो भारतीय सिनेमा की शुरुआती दौर की एक बहुत लोकप्रिय और सफल फिल्म थी। ठीक है, इसलिए उस मूवी की काफी चर्चा थी। लेकिन उनकी माँ को, लेखक की माँ को सिनेमा देखना, मूवीज वगैरह देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। नापसंद का मतलब पसंद नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि इसी से बच्चे बिगड़ते हैं, इसलिए वो इसके खिलाफ थी। ठीक है, लेकिन उस मूवी के गाने सिनेमा गृह, मतलब सिनेमा हॉल के आगे बजते रहते थे। उसी में से सहगल का एक गाना था। कौन सा गाना, देखो, दुख के दिन अब बीतत नाही, दुख के दिन अब बीतत नाही। बच्चों, ये उस मूवी का एक गाना था। ठीक है, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था।
कौन? लेखक बता रहे हैं कि वो इस गाने को, इस गीत को वो अक्सर गुनगुनाते रहते थे। गुनगुनाना मतलब धीरे धीरे से गाना, ठीक है। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि अक्सर वो इस गाने को वहां पर सुनते थे, है ना, तो वो उसे गुनगुनाया भी करते थे। फेमस सॉन्ग रहा होगा उस समय का। तो इस गीत को गाते समय, जब वो इस गाने को गाते थे, तो कभी कभार उनकी आंखों से आंसू आ जाया करते थे। और वो कह रहे हैं कि जाने क्यों, मतलब पता नहीं क्यों। तो आपको क्या लगता है कि क्यों आते होंगे? देखो, उस गाने के लिरिक्स क्या हैं? दुख के दिन अब बीतत नाही। बच्चों, उनके भी तो दुख के दिन ही चल रहे थे। वो भी आर्थिक अभाव से चल रहे थे, है ना। उनके दिन भी कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। हो सकता है वो इस गीत को अपने जीवन से कनेक्ट करते हो, इसलिए उनकी आंखों से आंसू आ जाते हो, ऐसा हो सकता है। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। तो बच्चों, वही हुआ। देखा, एक बार क्या हुआ कि जब वो गीत गा रहे थे तो उनकी माँ ने सुन लिया। तो माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल, मतलब वो समझ गई थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने लेखक से कहा कि दुख के दिन, मतलब ये दिन भी बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। मतलब धैर्य से काम ले, सब्र रख और थोड़ा शांत रह, ये दिन भी निकल जाएंगे, हिम्मत रख। इस तरह से लेखक की माँ ने लेखक को धीरज बधाया, ठीक है। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। तो बच्चों, लेखक ने साथ में अपनी माँ को ये भी बताया कि वो दुख से इस गीत को नहीं गा रहे हैं, बल्कि ये तो मूवी का एक गाना है। तो जैसा कि लेखक की माँ सिनेमा की घोर विरोधी थी, उनको लगता था कि ये सिनेमा वगैरह देखकर ही बच्चे बिगड़ते हैं। उन्होंने लेखक से कहा कि अपना मन क्यों मारता है, जा पिक्चर देखा। पिक्चर मतलब मूवी, ठीक है। पैसे मैं दे दूंगी कि भाई इतना अपने मन को मत मार, जाकर के मूवी देख ले, पैसे वगैरह मैं दे दूंगी। तो उस वक्त लेखक ने बताया कि नहीं, मेरे पास 2 रुपये बचे हैं, अपनी किताबों की खरीद बेच वाला जो भी उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई होगी, ठीक है। तब उसके बाद वो 2 रुपये लेकर और माँ की सहमति से, सहमति मतलब किसी बात से सहमत होना, और यहाँ पर को उनकी माँ इस बात से सहमत हो गई थी कि हाँ ठीक है, तू मूवी देख करके आ जा, ठीक है। तो उसके बाद वो फिल्म देखने के लिए चले गए। पहला शो छूटने में देरी थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वही चक्कर लगाने लगा। तो बच्चों, जैसा कि अभी शो छूटने में देर थी, तो वहां पर को उनकी वो परिचित किताब कौन सी, वो जो सेकंड हैंड वाली बुक शॉप थी, वो दुकान वहीं पर थी। तो वो वहां पर चक्कर लगाने लगे, मतलब वो वहां पर वेट कर रहे थे। और वेट करते समय वो इधर से उधर चल रहे होंगे, ठीक है। सहसा देखा, सहसा मतलब अचानक, अचानक से उन्होंने देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इधर से उधर चलते चलते, वेट करते करते, उनकी नजर अचानक से काउंटर पर एक बुक रखी हुई थी उस पर पड़ी। और वो बुक कौन सी थी? वो थी देवदास, और उसके लेखक थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल 1 रुपया, दाम मतलब उसका रेट, ठीक है। उसकी जो कीमत है वो कितनी थी? वो सिर्फ 1 रुपया थी। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी, तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। बच्चों, जब लेखक ने उस बुक को उठा करके अलट पलट के देखना शुरू किया, तो पुस्तक विक्रेता मतलब वो उस दुकान का जो दुकानदार था, उसने लेखक से कहा
कि तुम विद्यार्थी हो, तुम एक स्टूडेंट हो और इसी दुकान में मेरे पास ही तुम अपनी पुरानी किताबें बेचते हो। तुम मेरे पुराने गाहक हो। गाहक मतलब ग्राहक, ठीक है? तुम पुराने ग्राहक हो, इसलिए मैं तुमसे कमीशन नहीं लूंगा। जिन पैसों में मैंने खरीदी है उसी पैसों में मैं तुमको दे दूंगा। और उसका सिर्फ उन्होंने दाम कितना बताया? 10 आने, ठीक है? बच्चों, आना मतलब क्या होता है? देखो, पुराने समय में भारत की जो मुद्रा है उसकी ये एक इकाई थी, मतलब हमारी करेंसी ही थी, ठीक है? 1 रुपये की कीमत उस समय 16 आने के बराबर होती थी। 16 आना बराबर 1 रुपया, ठीक है? और इस बुक की कीमत उन्होंने कितनी कही? सिर्फ 10 आने, यानी 1 रुपये में अभी 6 आना कम, ठीक है? मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिया। तो बच्चों, जब लेखक ने देखा कि वहां पर को देवदास पुस्तक रखी हुई है और वो भी वही जिस पर वो मूवी बनी हुई थी, वो जो मूवी देखने के लिए वो गए थे ना, वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बांग्ला उपन्यास पर आधारित एक मूवी थी। तो वो मूवी उसी उपन्यास पर आधारित थी, ठीक है? तो जब उन्होंने वो पुस्तक देखी, जब वो बुक देखी और देखा कि ये सिर्फ 10 आने की है, तो लेखक का मन पलट गया। उन्होंने अपना विचार बदल दिया कि भाई 1.5 रुपया खर्च करके मूवी कौन देखे जब 10 आने में बुक आ जा रही है। तो उन्होंने क्या करा? वो बुक खरीद ली और फटाफट से अपने घर को चले गए और 2 रुपये में से जो उनके बचे हुए रुपये थे, कितना? 1 रुपया और 6 आना, वो घर पहुंचकर उन्होंने अपनी माँ के हाथ में रख दिया। अरे, तू लौट कैसे आया? पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह मालूम नहीं। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि जब उन्होंने वो रुपये अपनी माँ के हाथ में दिए तो माँ हैरान हुई। उन्होंने कहा, अरे तू लौट आया, तूने पिक्चर नहीं देखी? तू तो मूवी देखने गया था, इस तरह से पूछा होगा। तो लेखक ने कहा कि माँ, नहीं, मैंने मूवी नहीं देखी, बल्कि मैं ये किताब खरीद कर ले आया हूँ, जरा देखो। तो ये बात सुनकर उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और लेखक कह रहे हैं कि उस समय वो आंसू खुशी के थे या दुख के थे। खुशी के मतलब कि भाई इसने मूवी नहीं देखी और रुपये बचा कर लाया, या दुख की कि भाई इसका इतना मन था मूवी देखने का, फिर भी इसने मूवी नहीं देखी। तो वो किस चीज के आंसू थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो बुक थी वो उनकी अपने पैसों से खरीदी हुई अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। तो इस तरह से खुद के पैसों से खरीदी हुई उनकी ये पहली किताब थी। कौन सी? देवदास उनके खुद के पैसों से खरीदी हुई किताब थी। और वो जो उनको स्कूल से इनाम में मिली थी वो उनकी अपनी लाइब्रेरी की पहली किताब थी, भले ही वो इनाम में मिली हुई थी, और ये खरीदी हुई पहली किताब थी, ठीक है? आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नजर डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हजारहा पुस्तकें हैं, तब कितनी शिद्दत से याद आती है अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि आज के दिन जब मैं अपने पुस्तक संकलन, इसका मतलब है बुक कलेक्शन, तो जब वो अपने बुक कलेक्शन की तरफ नजर डालते हैं जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की कई सारी किताबें हैं, हजारहा का मतलब होता है हजारों, हजार से भी ज्यादा, ठीक है? और जिसमें क्या क्या है देखो, उपन्यास है, नाटक, कथा संकलन। कथा संकलन मतलब जिसमें कई सारी कथाएं एक ही किताब में हो, ठीक है? उसके अलावा जीवनियाँ, संस्मरण। संस्मरण का मतलब होता है
किसी याद का या किसी घटना का या किसी यात्रा वृत्तांत वगैरह को जब कोई अपने शब्दों में लिखता है, अपने अनुभव को लिखना, उसे कहते हैं संस्मरण। ठीक है। उसके अलावा इतिहास, कला, पुरातत्व और राजनीति की कई सारी उसमें पुस्तकें हैं। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरानी बातों और इतिहास के अध्ययन तथा अनुसंधान से संबंध रखने वाली विशेष प्रकार की विद्या, जिसे पुरातत्व कहा जाता है। तो इतनी तरह की किताबें उनके बुक कलेक्शन में हैं। तब इतनी शिद्दत से, शिद्दत का मतलब होता है लगन से या जोश से या फिर अधिकता या फिर प्रबलता से। ठीक है। तो उतनी शिद्दत से उनको याद आती है क्या? आज भी, जब उन्होंने वो पहली बुक खरीदी थी, आज भी वो दिन उनको इतनी शिद्दत से याद आता है। ठीक है। रेनर मारिया रिल्टे, स्टीफेन ज्विग, मोपांसा, चेखव। बच्चों, ये सब कौन है? देखो, अभी उन्होंने ये बताया था कि उनके बुक कलेक्शन में किस किस तरह की बुक्स हैं। अब वो लेखकों के नाम बता रहे हैं। ठीक है। उनके पास किस किस लेखक की किताबें, उपन्यास, जो कुछ भी कहो, वो उनके नाम बता रहे हैं। टालस्टाय, दास्तोवस्की, माइकोवस्की, सोल्जेनिस्टिन, स्टीफन स्पेंडर, आर्डेन एजरा पाउंड, यूजीन ओ नील, जिया पाल सात्र, आल्बेयर कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्रूगेल, रेम्ब्रा, हेब्बर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों, चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ। तो बच्चों, लेखक यही बता रहे कि इतने सारे लेखकों की उनके पास कृतियां हैं और इन सब के बीच वो अपने आप को कितना भरा भरा महसूस करते हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि वो अपने द्वारा इकट्ठी की गई इन सभी लेखकों की पुस्तकों के बीच अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करते। और शायद इसीलिए लेखक ने अपने अंतिम समय में या समझो अपने कठिन समय में लाइब्रेरी में रहने का निश्चय किया, इन सब के बीच रहने का निश्चय किया था। ठीक है। मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान है, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया विंदा को भी, इन महापुरुषों को भी। तो बच्चों, उसके बाद जब लेखक का ऑपरेशन हो गया और वो ऑपरेशन सफल रहा, तो उसके बाद मराठी के वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ का मतलब होता है जो बड़े हों या जो पूजनीय हों। ठीक है। जिनका नाम था विंदा करंदीकर, वो लेखक से मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने लेखक से कहा था कि भारती, भारती मतलब ये लेखक का नाम है। ठीक है। धर्मवीर भारती है ना। तो उन्होंने कहा था कि ये जो सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक के रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान है, विराजमान मतलब मौजूद है, विद्यमान है या फिर बैठे हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बच पाए हो और इन्होंने तुमको पुनर्जीवन दिया है। पुनर्जीवन मतलब दूसरा जीवन या पुनः जीवित होना, दोबारा जीवन मिलना। ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा सच कहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। इन्हीं की वजह से मैं आज जीवित हूँ। मुझे जो दूसरा जन्म मिला है वो इन्हीं की वजह से मिला है। और इस बात को सुनकर लेखक ने मन ही मन प्रणाम किया। किसको? विंदा जी को भी किया और उन महापुरुषों को भी किया जो अभी भी उनके चारों ओर मौजूद हैं। ठीक है। यानी वो सारे के सारे लेखक जो पुस्तक के रूप में उनकी लाइब्रेरी में विद्यमान हैं। और यहाँ पर लेखक भी मानते हैं कि उनके द्वारा इकट्ठी की गई जो ये पुस्तकें हैं ना, उसी में उनकी जान बसती है, बिल्कुल वैसे जैसे तोते में राजा के प्राण बसते थे। ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।
मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट दूर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।